जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट चॉइस पे। और आज हम सब देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो बीपीएससी, दरोगा और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो हम सब देखते हैं आज उस सवाल को। तो चलिए आप सब ध्यान से देखिए। तो पहला सवाल रहा आपके सामने और बोल क्या रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं। तो चलिए हम सब दांत की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे हम लोग नवजात शिशु बोलते हैं। जैसे ही उसका उम्र होता है 6 महीना, तो वहाँ से उसका दांत आना शुरू होता है और उसका 20 दांत आता है स्टार्टिंग में, जिसे हम लोग दूध का दांत बोलते हैं, उसी को मिल्क टीथ बोलते हैं, या तो उसी को टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। बात क्या होता है भाई कि ये दांत हमेशा के लिए नहीं रहता है। जैसे ही उसका उम्र होता है 10-12 साल, तो उतना होते होते उसका जितना भी 20 दांत आता है वो टूट जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसके जगह पे दूसरा दांत आना चालू हो जाता है। तो देखिए तो कितना दांत 2 बार आया। तो आपको लगा कि सर 20 दांत पहले आया था, टूट गया और उसके जगह पे दूसरा दांत आ रहा था। तो जो 20 बार दांत होता है वो जो 20 दांत होता है वो क्या होता है भाई, 2 बार आता है। तो आपका सवाल यही था कि कितने दांत 2 बार आते हैं। तो 20 दांत है जो 2 बार आते हैं। अब जो 20 दांत 2 बार आए भाई, तो आपसे अगर बोल देगा ना कि अगर टोटल दांत की बात करें कि जीवन में टोटल दांत कितना आएगा, तो 20 दांत ए वाला आया था और प्लस में हमको और भी कितना आता है। तो पहला बार में 20 दांत टूट जाता है और फिर कितना आता है, 32 दांत आता है। तो हम लोग देखेंगे टोटल अगर बात करें तो 52 दांत, लेकिन अगर 2 बात की बात करें कि 2 बार कितने दांत आते हैं तो 20 दांत आता है। तो चलिए हम सब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बोल रहा है क्या, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो आप पहले अपना आंसर लगा लीजिएगा। बोलता है बीजों से, तना काट से, इन दोनों से, या तो उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो आप पहले अपना आंसर लगाएं, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए आप आंसर लगा लिए होंगे। बोल रहा है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। कहने का मतलब कि जैसा जो ओरिजिनल वाला जो मूल पौधा है उसके जैसा पौधा कहाँ से मिलेगा, तो बीज से मिल सकता है कि नहीं, तो हाँ मिल सकता है। जैसे गेहूं का बीज होता है उसे हम लोग खेत में लगाते हैं तो उसी के जैसा गेहूं मिल जाता है। हम लोग के पास में होता है सरसों वाला, मसूर वाला, तो उसका बीज हम लोग लगाते हैं तो उसी ढंग का पौधा मिल जाता है। सरसों का, गेहूं का, जिसका भी पौधा लगाते हैं तो बीज से मिल जाता है। तो हमको तो लग रहा है कि ए जो ऑप्शन है वो वाला होगा, लेकिन और भी ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। कहता है तना काट से, जिसको हम लोग बोलते हैं कलम लगाना। अच्छा, आप गन्ना का खेती देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि गन्ना को काट काट करके और उसे हम लोग लगा देते हैं, उसका तना लगा देते हैं। आलू का भी हम लोग तना लगाते हैं। तो क्या उससे फिर जो उसका माँ पौधा होता है उस ढंग का मिल पाता है कि नहीं, तो हाँ सर मिल पाता है। हम लोग देखेंगे गुलाब का पौधा, तो उसका हम लोग तना लगा देते हैं और फिर से जैसा गुलाब का पौधा होता है उस ढंग से फिर से ये पौधा बन जाता है। जो तना था वही पौधा का रूप ले लिया। तो कहता है कि दोनों से, कहने का मतलब बीज से भी और तना से भी, दोनों से माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो हम सबका ऑप्शन कौन सा होगा, तो मेरे ऑप्शन होगा कौन सा भाई, सी, यानी कौन सा हो जाएगा, इन दोनों, है ना। तो मेरे पास कौन सा हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। तो अगला क्या बोल रहा है, 3rd नंबर सवाल, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस से जुड़ा था। तो देखिए गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह किए थे वो कब किए थे, तो 1917 में किए थे, जो उनका पहला सत्याग्रह था। तो आपसे एक और सवाल पूछेगा कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया, तो 1917 में। और कहाँ किया, तो वही चंपारण में किए, जो बिहार से संबंधित है भाई। और कहता है कि किनके बुलाने पर किए थे, तो कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। और किस कारण किए थे, यहाँ क्यों उनको आना पड़ा, तो एक तिनकठिया प्रणाली वहाँ पर था, जो वहाँ का जमींदार वगैरह था वो ऐसा एक तिनकठिया प्रणाली ला दिया था। उसमें था क्या कि जितने भी जो किसान हो गए वो क्या करेंगे कि जो 1 बीघा में कितना होता है, तो 20 कट्ठा, और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करता था कि अनिवार्य रूप से आपको क्या लगाना है, नील लगाना है, नील की खेती करना है। और जो नील जो फिर आप उगा भी लेंगे तो उसको भी क्या होगा, तो अपना मनमाना ढंग से रेट उसको देगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देता था, जिससे किसान बहुत परेशान हो गए थे। और इसी तिनकठिया प्रणाली से संबंधित गांधी जी क्या किए थे, वहाँ पे सत्याग्रह किए थे, जिसमें राजेंद्र बाबू भी क्या थे, वहाँ पे शरीक थे, वो भी इसमें अपना सहयोग दे रहे थे। तो आंसर कौन सा होगा, तिनकठिया प्रणाली। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो पहले आप अपना आंसर लगाते रहेंगे, तो देख लीजिए आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगा लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। तो बोल क्या रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो मिलता है भाई ऋग्वेद में। कहाँ मिलेगा हमको, कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में मिलेगा, तो तीसरे मंडल में। और जो गायत्री मंत्र था इसका रचना कौन किए थे, तो विश्वामित्र जी किए थे। कौन किए थे, विश्वामित्र किए थे। कौन किए थे, विश्वामित्र किए थे।
तो हम लोग से भी पूछा कि कौन किए थे, इसके रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बोल रहा कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है। तो चलिए मैं कोयला के बारे में बात आया तो थोड़ा सा कोयला का पहले देख लेते हैं बात। हम लोग देखिए ऑप्शन क्या मिल गया है, तो बिटुमनी लिखा है, ऐसे बिटुमनस इसको बोलते हैं, अर्ध बिटुमनी या एंथ्रासाइट या कोक। तो चलिए हम सब देखते हैं। हम लोग कोयला के प्रकार के बारे में देखेंगे ना, तो कोयला का प्रकार हम लोग मेन रूप से 4 देखेंगे। कौन कौन सा, तो याद आप ऐसे कर सकते हैं, ABLP। क्या बोले, ABLP, जिसमें ए का मतलब क्या भाई, तो एंथ्रासाइट। ए से क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट, जो आपका ऑप्शन सी में है। तो देखिए ए से क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। और जो बी से है, तो बी से क्या है, तो बिटुमिनस। क्या है, बिटुमिनस है। फिर हम लोग देख लेंगे क्या, तो एल से क्या लिख देंगे, तो लिग्नाइट है। क्या है, लिग्नाइट है। और हम सब पी से क्या देखेंगे, तो पी से क्या है, पीट कोयला जैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीट कोयला। तो सबसे अच्छा जो है कौन सा, तो सबसे अच्छा मेरे पास में एंथ्रासाइट है। इससे थोड़ा सा नीचा कैटेगरी का देखें तो बिटुमिनस, उससे भी नीचे देखें तो लिग्नाइट। और सबसे खराब कौन सा हो जाएगा, पीट कोयला। तो इसमें देखिए तो बिटुमनी लिखा है, अर्ध बिटुमनी। तो कौन सा आंसर होगा, तो हम लोग का आंसर सी होगा सर। सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। तो हम लोग चलिए छठे सवाल की तरफ चलते हैं। और बोल क्या रहा है, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है। कहने का मतलब पहले मृदा अपरदन आपको समझना पड़ेगा कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर एक जैसे इस टाइप का मैं मान लेता हूँ कि एक भूमि ऐसे करके रहा, कुछ भी भूमि रहा होगा। अच्छा देखिए, तो अगर पानी आएगा इधर से तो क्या करेगा, इसको बहा के लेके चल जाएगा मिट्टी को। हवा चलेगा तो तेज़ हवा से भी हो सकता है भाई, जब मिट्टी बहुत भुरभुरा टाइप का होगा तो वहाँ से लेके चल जाएगा। तो बारिश से हम लोग देखें कि जो हिमनद होता है उससे भी क्या होगा सर, तो उससे भी क्या होगा ये वाला, तो बह जाएगा मिट्टी। तो हम इसे बोलेंगे मृदा अपरदन। और इसे रोकने का हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कैसे इसको रोका जा सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, मृदा संरक्षण बोलेंगे, जिसको बोलेंगे क्या, सॉइल कंजर्वेशन। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो पहला शुरू है कि अगर आप अतिचारण कीजिएगा तो मृदा अपरदन होगा, मृदा का संरक्षण नहीं होगा, इससे रोकेंगे नहीं, इससे और क्या होगा, और गड़बड़ा जाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, वनस्पति के उन्मूलन से नहीं। अगर आप वनस्पति था, मेरे पास में बहुत सारा पेड़ पौधा था, इसे अगर आप काट देंगे तो होगा क्या भाई, इसे जैसे ही काटेंगे तो होगा क्या, तो जो भी वहाँ पर मिट्टी था, जो इसका जड़ को पकड़े हुए था और इसका जड़ उस मिट्टी को पकड़े हुए था, तो वहाँ पे वनस्पति का अगर उन्मूलन कर दें, काट देंगे, तो मृदा अपरदन और बढ़ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, वनारोपण। हाँ, अगर आप बहुत पेड़ पौधा लगा देंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, तो मृदा अपरदन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो कौन सा आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए तो बोलता है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तो किसका अधिकार है, तो आप समझ लीजिए, राज्यसभा के बारे में ज़रा समझ लीजिए। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, एक ऐसा सभा है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है भाई, इसका सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। तो हम लोग देख दिए कि जो चेयरपर्सन होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और कहता है कि कभी भंग नहीं होगा, ना राष्ट्रपति के द्वारा, ना उपराष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कभी ये भंग होने वाली संस्था नहीं है। तो चलिए अगला सवाल, योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ भाई, तो ऐसे हुआ था 1950 में। और कब हुआ था, तो 15 मार्च। कब हुआ है भाई, 15 मार्च 1950 को। क्या बोल रहे हैं, 15 मार्च 1950 को हुआ था भाई, किसका, योजना आयोग का गठन हुआ था। तो आप आंसर यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 1950। लेकिन योजना आयोग के बारे में और समझ लीजिए, क्या अभी योजना आयोग है, तो नहीं, अभी योजना आयोग नहीं है। अभी इसके जगह पे क्या है, तो नीति आयोग है। क्या भाई, नीति आयोग है। और जो योजना आयोग था इसका अध्यक्ष कौन होता था, तो प्राइम मिनिस्टर। क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर। तो आपसे एक और सवाल कर सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग देखेंगे जो प्रथम पीएम रहे होंगे, तो प्रथम पीएम हमारे कौन थे, तो प्रथम पीएम थे हमारे कौन, तो नेहरू जी थे। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इसके प्रथम क्या रहे होंगे भाई, तो फर्स्ट क्या रहे होंगे, इसके अध्यक्ष रहे होंगे, किसका, योजना आयोग का। हम लोग और देखेंगे, कहता है कि इसके अलावा क्या होता है भाई, इसका थोड़ा काम देखेंगे। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था कि जो आने वाला 5 वर्ष होता था ना, उसके लिए क्या करता था, योजना बनाता था। तो मेन रूप से ही इसका काम था। जो हम लोग पंचवर्षीय योजना भी देखेंगे। तो खैर देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो हम क्या बोले, 15 मार्च 1950 को। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी होगा, सन 1950 में। तो चलिए अगला सवाल 9 नंबर, कहता है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो आप देख लीजिए, सोयाबीन, मटर, चना या अरहर, किस में होगा। तो पहले अपना आंसर लगाएं, फिर मैं इसका जवाब बताता हूँ। तो चलिए आप आंसर लगा लिए होंगे। तो देखिए पहले बताते हैं बात, अगर हम लोग की बात करें, प्रोटीन की बात करें भाई, तो प्रोटीन हम लोग
इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। पहले तो देख लेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या, ये जो बॉडी बिल्डिंग फूड है कहने का मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शरीर निर्माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरीर निर्माता बोलते हैं। यानी क्या करता है भाई, अगर आपको बॉडी वगैरह बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन का सेवन करना पड़ेगा, प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा बहुत मात्रा में, तब जाके क्या करेगा, आपका बॉडी बनेगा। इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, शरीर निर्मात्री बोलते हैं, तो शरीर निर्माता खाद्य पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए जो प्रोटीन होता है ना हम लोग को ज़्यादातर मिलेगा कहाँ से, तो अगर प्रोटीन की बात करें ना तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कहाँ से, मशरूम से। कहाँ से मिलेगा भाई, मशरूम से। तो क्या मशरूम ऑप्शन में है, तो नहीं सर मशरूम तो ऑप्शन में नहीं है। तो मशरूम से हमको सबसे ज़्यादा इसमें होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पे प्रोटीन, तो मशरूम में। लेकिन अगर मशरूम नहीं है तो फिर इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या होगा, सोयाबीन मेरे पास में किससे मिलेगा, सोयाबीन से। और हम लोग बाकी देख रहे हैं जो नहीं होगा इसमें, मटर चना अरहर, इससे में उतना प्रोटीन नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे बात करें कि एक मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है, तो मिलेगा किससे, तो दाल से। कहाँ से मिलेगा, दाल से। लेकिन अगर कोई जो क्या है मांसाहारी लोग हैं तो उसको कहाँ से मिलेगा, तो मांस से। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, मैं बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, तो मशरूम में। लेकिन मनुष्य को जो एक शाकाहारी मनुष्य है उसको कहाँ से मिलता है, तो दाल से मिलता है। मन करता है पाया जाता है इसमें और मिलेगा इससे, तो हाँ। आप देखिए लोग मशरूम ज़्यादा खाता है कि दाल खाता है, तो मशरूम महीना में 1 आध 2 बार खाएगा, लेकिन दाल डेली लोग अपना सेवन करता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगा, दाल से मिल पाता है। मशरूम से हम लोग को क्या मिल पाता है, कम मिल पाता है, जबकि पाया जाता है इसी में ज़्यादा। लेकिन हम लोग इसका सेवन कम करते हैं, ज़्यादा सेवन करते हैं दाल का, तो दाल का हमको ज़्यादा मिलेगा, दाल में मिलेगा। सोयाबीन में भी प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है, मूँगफली में भी पाया जाता है भाई। और कहाँ पाया जाएगा, तो पनीर में भी पाया जाता है, मांस में, मछली में, अंडा में भी पाया जाता है। लेकिन अंडा का कौन सा भाग, तो जो अंडा का जो पीला वाला पार्ट नहीं, जो अंडा का जो बाकी जो बच गया वाइट पार्ट, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो खैर ये बात देख लिया हम, जो मांसाहारी लोग होगा या तो मांसाहारी जीव होगा उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो मांस से, जो मांस खाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें होगा, ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल देखिए, 9 नंबर देख लिए, 10 नंबर कहता है जब हम बकरी या भेड़ को खाते हैं, उसका मांस खाते हैं, तो हम कौन सा उपभोक्ता हुआ। तो पहले आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो देखिए हम सब पहले पूरा ऑप्शन को देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलेंगे। अगर मानते हैं ना कि कोई जीव है तो सबसे पहले वो क्या करेगा भाई, तो पेड़ पौधा को खाएगा, और जो जीव पेड़ पौधा को खाएगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो सन रहेगा उसका लाइट लेकर के अपना भोजन कौन बनाएगा, तो पेड़ पौधा बनाएगा, और जो पेड़ पौधा को खा लेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे गाय है, भैंस है, हम लोग हिरन को देखेंगे, बकरी को देखेंगे, सब गाय ये सब है जो किस पे डिपेंड रहता है भाई, तो पेड़ पौधा पे या तो घास पे, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। और जो फिर उसको खा जाए, जैसे बकरी है, भेड़ है, हिरन है, तो जो उसको खाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय उपभोक्ता बोलेंगे। तो आपका आंसर तो मिल गया, इसका कौन सा हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। अब मन करता है तृतीय उपभोक्ता किसे बोलेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि जो शेर था या तो क्या था भाई, शेर था, बाघ था, एक खा लिया किसको, तो बकरी को, और जो शेर बाघ को भी खा जाएगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीय उपभोक्ता बोलेंगे। तो चलिए आप अगला सवाल अब देखिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो अपना आंसर लगा, आसान सा सवाल है। तो देखिए हम सब देखेंगे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है भाई, तो शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बोलते हैं। इसे हम लोग सांझ का या भोर का तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोर या सांझ का तारा, भोर या क्या बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं। किसे बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं शुक्र को बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं, सौंदर्य का देवता बोलते हैं। किसको, वीनस को, सौंदर्य का देवता किसको बोलते हैं भाई, वीनस को। किसको, तो वीनस को, वीनस बोले तो किसको, शुक्र को। यानी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सौर्य का देवता भी बोलते हैं। इसे क्या बोले, पृथ्वी की भगनी भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह यही वाला है। कौन सा है, तो शुक्र है। इन नंबर से देखेंगे तो सबसे पहले बुध, इसके बाद कौन आता है, शुक्र। तो नंबर रिंग से कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। इसके पास में एक भी उपग्रह नहीं है, बुध के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। अगर हम लोग शुक्र के बाद चलेंगे तो आ जाएगी कौन, पृथ्वी हो जाएगा भाई। पृथ्वी के बाद कौन सा, तो मंगल। फिर हमको कौन मिल जाएगा, बृहस्पति, फिर मिल जाएगा शनि, फिर अरुण, और फिर वरुण मिलेगा। तो हम सब देखें कि दूसरे नंबर पर का ग्रह है भाई, सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण क्या है, तो इसके सतह पे क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इसके सतह पे है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की बहन बोलते हैं। सबसे चमकीला तारा भी है, देख लीजिए, सबसे चमकीला, इसे हम लोग क्या, चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सबसे चमकीला ग्रह वाला है। तो हम सब इतना देखिए इसके बारे में। तो चलिए अब अगला सवाल देखिए। कहता है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है।
तो देखिए भारतीय नागरिकता कहने का मतलब जो 3 ऑप्शन रहा होगा उससे हम लोग क्या भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो हाँ ऐसा करके रहा होगा। तो कहता है कि हम लोग भारतीय नागरिकता कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो जन्म द्वारा हम लोग कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, तो जन्म के द्वारा हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और कहता क्या है ना कि अगर कोई आदमी जो है 26 जनवरी 1950 को या तो उसके बाद भारत में जन्म लिया है ना, तो उसको नागरिकता प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भारत का नागरिक होगा। ऐसा क्या बताया गया है हम लोग के बाद, हम लोग को ऐसा करके बताया गया है। कब, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था। क्या बोल रहे हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब 1955 जो था भाई, उसी में बताया गया था कि अगर कोई आदमी, कोई जो व्यक्ति है वो जन्म कब लेता है भाई, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या तो इसके बाद जन्म लेगा तो क्या होगा, वो भारत का नागरिक कहा जाएगा। देशीयकरण जरा समझ लीजिए। अब देशीयकरण वाला क्या होगा सर, तो जरा देखिए, कहता है कि अगर कोई मान लेते हैं कि विदेशी है, उसको मन करता है कि हम इंडिया में रहेंगे, तो वो पहले क्या करेगा, तो उसको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट उसको परमिशन दे देता है तो वो क्या हो जाएगा, देशीयकरण कर करके, यानी वो भारत का क्या बन जाएगा, नागरिक बन जाएगा। इसको हम लोग देशीयकरण बोलेंगे। अब कहता है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, जैसे अगर मान लेते हैं कि भूभाग के सम्मेलन कहने का मतलब क्या है भाई, कि अगर कोई जो दूसरा देश है या तो कोई दूसरा ज़मीन है, अगर वहाँ वो भारत का कब्जा में आ जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। तो कहता है इसके द्वारा भी हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या बोल रहा है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ऐसा नहीं है, नहीं तो बहुत सारा विदेशी था, वो क्या करता, इंडिया में अपना जमा करता और क्या कर लेता, तो यहाँ पर क्या कर लेता कि इंडिया का नागरिकता प्राप्त कर लेता। जैसा करके नहीं है, तो कहता ऐसा नहीं होता है। भारतीय बैंक में आप पैसा जमा कर करके भारत का नागरिक नहीं बन सकते हैं। अच्छा, नागरिकता की बात आई तो थोड़ा सा नागरिकता के बारे में और समझ लीजिए। ये जो नागरिकता का चर्चा कहाँ है, तो भाग 2 में। कहाँ है भाई, तो भाग 2 में है। और नागरिकता के बारे में समझ लीजिए, ये है कब, कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 5 से 11 में है। कहाँ से, अनुच्छेद 5 से कहाँ भाई, 11 तक इसका हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका, तो हम लोग करते हैं नागरिकता का। तो हम लोग नागरिकता के बारे में बहुत सारा देख लिया बात। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, आंसर डी है। चलिए अगला बात देखते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो ज़रा बात समझिए। वन कहने का मतलब जंगल, पेड़ पौधा उसमें रहेगा। तो पेड़ पौधा ज़्यादातर कहाँ होगा, तो पेड़ पौधा को सनलाइट चाहिए भाई, तो सनलाइट चाहिए। और सनलाइट ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, विषुवत रेखा पे। कहाँ मिलेगा, विषुवत रेखा पे। कारण क्या है कि यहाँ पर सूर्य क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है भाई। यहाँ पे क्या करेगी, इसकी किरण क्या पड़ती है, लंबवत। तो चलिए यहाँ पर धूप तो मिल गया। कहता है कि इसको पानी भी बहुत चाहिए, है ना, यानी पेड़ पौधा को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए, पानी भी बहुत चाहिए, यानी बारिश भी चाहिए। तो क्या होगा, विषुवत रेखा के पास में क्या है, तो बारिश भी बहुत होगा यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पर धूप बहुत तेज होगा। तो जो पानी है, पानी क्या होगा, तो बाष्प बन के ऊपर पहुँचेगा और क्या होगा, तुरंत बारिश भी होगा। इस बाष्प के द्वारा फिर संघनन उसका होगा और बारिश होगा। तो कहता है यहाँ पर दोनों कंडीशन उपलब्ध होता है इसके लिए। तो क्या इसी को हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा घन हमको घना वन कहाँ मिलेगा, ज़्यादा घना वन मिलेगा कहाँ पर, विषुवत रेखा के पास में। हम लोग कैसे समझे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। कर्क रेखा, इस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहाँ पर रहेगा, तो 23.5 डिग्री ऊपर रहेगा। मकर रेखा कहाँ भाई, तो 23.5 डिग्री कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। और ध्रुव तो रहेगा, आप जान ही रहे कि एकदम ऊपर रहेगा और एकदम नीचे रहेगा, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव रहेगा। तो देख लीजिए हम लोग यहाँ पे नहीं, मकर रेखा, कर्क रेखा इस सब के पास में नहीं, तो कहाँ रहेगा, विषुवत रेखा के पास में। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे धूप भी ज़्यादा, यानी सूर्य का प्रकाश भी ज़्यादा, और क्या ज़्यादा भाई, तो और यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, बारिश भी ज़्यादा, पानी भी ज़्यादा। तो यहाँ पर वन बहुत घना मिलता है। अब देखिए परमाणु के नाभिक के अवयव क्या हैं, कहने का मतलब परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सारा चीज़ रहता है। तो देखिए आप आंसर लगाएंगे फिर मैं बताऊंगा। तो देखिए बताते हैं, ये जो परमाणु का कोई नाभिक होगा ना, उसमें अंदर में क्या रहेगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, इसका चक्कर लगाते रहेगा। क्या करेगा, इसका चक्कर लगाते रहता है। तो देखिए, तो इसके सेंटर में, इसके नाभिक में, इसके न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा, क्या मिला था, तो इसके न्यूक्लियस में क्या मिला हमको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और देखिए जब इसका बात कर लिए हैं तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में और जान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन कैसा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा क्या कि कैसा कण है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है, तो कैसा है भाई, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, तो निगेटिव चार्ज इस पर रहता है। और जो प्रोटॉन है उस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जो न्यूट्रॉन रहेगा ये क्या रहता है, तो रहेगा न्यूट्रल रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ना तो प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा।
समझ के बात। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, तो जे थॉमसन क्या था, कौन क्या था, जे थॉमसन क्या था। और प्रोटॉन का बात करेगा तो कौन क्या था भाई, रदरफोर्ड, कौन क्या था, रदरफोर्ड किया था। उसी ढंग से हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में देखें तो कौन क्या था, चैडविक, कौन क्या था, चैडविक। तो आप ये भी याद कर लेंगे क्योंकि बहुत बार इससे सवाल आते रहता है। तो चलिए हम लोग इसका ऐसा आंसर कौन सा था, सी था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सवाल आप बहुत बार देखे होंगे और जितने भी सवाल थे सब बीपीएससी में सवाल पूछे हुए थे। तो आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या तो आप दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार में भी वैकेंसी भी आई है भाई, तो अगर आप देने वाले हैं तो ऐसा सवाल ज़रूर बनाएं। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे, तो वल्लभ भाई पटेल, कौन किए थे, वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इसी समय इनको क्या, जो वल्लभ भाई पटेल थे, ये जो बारदोली की महिला थी, इसी समय इनको क्या उपाधि दी भाई, सरदार की उपाधि दी। तो देखिए बहुत बार बहुत अच्छा सवाल है और पूछेगा क्या कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कौन दी थी, तो बारदोली, जो बारदोली की महिला थी वो क्या की थी, सरदार का इनको उपाधि दी थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है, क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उसमें भारत का कौन सा, बिहार का कौन सा भाग क्या था भाई, अप्रभावित रहा, यानी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो देखिए दानापुर में इसका प्रभाव पड़ा था, आरा में भी और पटना में भी पड़ा था इसका प्रभाव, लेकिन मुजफ्फरपुर और जो मुंगेर का क्षेत्र था भाई यहाँ पे इसका प्रभाव नहीं पड़ सका। तो आपका आंसर कौन सा होगा, तो 4 में मुजफ्फरपुर और 5 मुंगेर, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए मुंगेर। और कौन सा है, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, यहाँ पे क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ा, इससे अप्रभावित था, ये थोड़ा उधर पड़ जाता था। लेकिन दानापुर, पटना और आरा क्या था, इसका बिहार में एक महत्वपूर्ण जोन था। तो चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, गारो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो गारो देखिए तो आप पहले अपना समझ लीजिए कि गारो कहाँ की है। तो चलिए हम बताते हैं अब। तो देखिए सिर्फ गारो नहीं, हम देख रहे हैं क्या, गारो, खासी और कौन सा भाई, जयंतिया। गारो, खासी और कौन सा है, जयंतिया है। और एक कहाँ पाई जाती है, एक देखिए तो एक मेघालय, कहाँ, मेघालय जो स्टेट है भाई, तो वहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया क्या है, जनजाति भी पाई जाती है। और वहाँ पे क्या है, तो ये क्या है, तो पहाड़ी भी है, कौन सा, तो गारो, खासी और जयंतिया वहाँ पे है। तो हम सब देखेंगे क्या कि गारो, खासी और जयंतिया पूछा कि इसका संबंध किस स्टेट से, किस राज्य से भाई, तो मेघालय से है। और वहाँ पे क्या है, गारो, खासी और जयंतिया क्या है, हम लोग वहाँ पे देखेंगे पहाड़ी टाइप का भी है और देखेंगे कि जनजाति भी है। तो गारो जनजाति कहाँ से, मेघालय से। मैं आपको 2-3 आपको और बता दिया, गारो, खासी और जयंतिया। और जो मेघालय है, मेघालय किधर है भाई, तो अपना भारत के किधर है, तो 7 सिस्टर जो स्टेट है उसी साइड में मेघालय भी पड़ता है, असम के पास में है। जो असम इसका एक इसका क्या है भाई, तो बाउंड्री लाइन पे असम भी है। तो हम लोग ऐसा करके देखेंगे, ये जो 7 सिस्टर है ये उत्तर पूर्वी राज्य में पड़ता है। तो चलिए हम सब आगे चलते हैं सवाल पे। कहता है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो सबसे अधिक कौन भेजता है, तो देखिए आपका ऑप्शन कौन कौन है, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। तो आप पहले अपना लगा लीजिए। तो देखिए अगर बिहार की बात करें तो बिहार कितना भेजता है भाई, 40 भेजता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कितना, 29। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कितना, 42। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितना, 80 भेजता है। तो देखिए तो आप खुद ही इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कौन भेजता है, तो उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और ये अपना है कौन सा, 19 नंबर सवाल है। और बोल रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे लड़ा गया था। तो हम लोग इसे 10 राग युद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्या ना जानते हैं भाई, 10 राग, 10 राग युद्ध के भी नाम से जानते हैं। और कहता है किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो परुसनी नदी। कौन सा नदी था वो, परुसनी नदी था। अगला सवाल देखते हैं और ये शायद आपका लास्ट सवाल है। तो देखिए बोल क्या रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है। तो अगर फ्यूज के सिद्धांत की बात करेंगे तो फ्यूज आप प्रैक्टिकली सोचिएगा। अगर मान लेते हैं कि फ्यूज होता है, फ्यूज का तार हम यहाँ पे लगा दिए हैं और दोनों तरफ क्या होता है, तो तार जुटा हुआ रहता है। हम सब इसलिए लगाते हैं ना कि अगर मान लेते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इसमें धारा जाता तो जो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैजेट लगा हुआ है, जो भी मान लेते हैं कि मेरा टीवी है, टेलीविज़न है और भी कुछ मेरा चार्ज में लगा हुआ है, तो जो भी कुछ है मेरा फ्रिज वगैरह है, तो क्या हो जाता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, तो शॉक लगता है और ये क्या होता है, यहाँ पर ख़राब हो जाता है, जल जाता है, जलने का खतरा रहता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज लगा देते हैं। यानी जैसे ही विद्युत धारा अधिक जाएगा, अधिक प्रवाहित होगा, तो क्या हो जाएगा, जल करके और क्या कर देगा, यानी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में जल जाएगा और परिपथ को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, यानी यहाँ से कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए तो क्या होगा, विद्युत धारा इधर नहीं जा पाएगा। और मेरा जितना भी था, टेलीविज़न था मेरा, और क्या था भाई, तो यहाँ पर और देख रहे थे कि जितना भी मेरा इलेक्ट्रिक और गैजेट था,
मेरे पास एसी था, फ्रिज था, वो सब बच गया है। देखिए तो आप सोचिए तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कहने का मतलब क्या है कि विद्युत धारा जाएगा तो कुछ रसायन वाला काम करेगा, तो नहीं, ऐसा करके नहीं होता है। विद्युत धारा के आंतरिक प्रभाव नहीं, विद्युत धारा के आंतरिक प्रभाव क्या हो जाएगा, यानी हम लोग अगर विद्युत देंगे, कुछ उसमें घूमने वगैरह लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि विद्युत धारा के आंतरिक प्रभाव। जैसे मोटर क्या है, तो विद्युत धारा का किस पे प्रभाव, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के आंतरिक प्रभाव पे। तो कौन सा प्रभाव हुआ भाई, तो विद्युत धारा के कौन सा हो जाएगा, उसमें प्रभाव। तो कौन सा मेरा ऑप्शन होगा, सी होगा, क्योंकि हम क्या दिए इधर से इलेक्ट्रिक दे रहे थे, अब क्या हो गया था, जो फ्यूज मेरा था गर्म होकर के क्या कर दिया, तो परिपथ को तोड़ दिया। तो हम लोग देखे सर विद्युत धारा दी है और इसमें उष्मा आ गया, तो हम देखें कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे नहीं है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे जो घंटी वगैरह बेल रहता है वो रहता है। तो देखिए हम सब 20 सवाल देखे और बहुत ही अच्छा सवाल था, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। इससे इस ढंग का सवाल आपको ज़रूर देखना चाहिए। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा चुके होंगे, अगर आपका इसमें 50 के पास में आपका स्कोर आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं। आप समझिए कि आपकी तैयारी अभी अच्छी चल रही है। आप थोड़ा सा और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा और करेंगे तो आप बेहतर और हो जाएंगे। तो चलिए आप अपना इसी ढंग से अपना प्यार बनाए रखें, और जितना भी अगर आपके पास कोई ग्रुप वगैरह है या तो जो भी आपके यार दोस्त हैं, तो उनके पास आप ज़रूर इसको भेज दें, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल था और आने वाली जो भी वैकेंसी होगी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर से हम लोग मिलते हैं इसी तरह से, इसी जोश और उमंग के साथ में ऐसे हैं और भी सवाल लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।